दोस्तों नमस्कार। कल उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट पड़ेंगे। उस वोट में जनता की कोई भागीदारी नहीं होगी। यानी जनता और जनता से जुड़े हुए वोटर लिस्ट, जिसका सवाल इस देश में बार बार विपक्ष उठा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के भीतर बहस चल रही है। उस वोटर लिस्ट से उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में जो वोट डाले जाएंगे, उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। यानी वोट चोरी का सवाल उपराष्ट्रपति पद में पड़ने वाले वोटों से बिल्कुल अलहदा है, बिल्कुल अलग है। क्योंकि जनता जो अब अपना नेता चुनती है, कुछ विधायक होते हैं, कुछ सांसद होते हैं, तो सांसद ही इस देश के उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। लेकिन एक क्षण के लिए जरा सोचिए कि भारत में राजनीतिक परिस्थितियां चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने वाली क्यों बनाई। एक क्षण के लिए सोचिए, इस देश में सीबीआई और ईडी की भूमिका संदेह के घेरे में क्यों आ गई। एक क्षण के लिए सोचिए, इस देश में इनकम टैक्स, इस देश का सीवीसी जो करप्शन पर नकेल डालता है कि भ्रष्टाचार नौकरशाही में ना हो, इस देश की निचली अदालतों से लेकर ऊपरी अदालतों तक के बीच कैसे अलग अलग निर्णय बदलते चले जाते हैं, और इन तमाम परिस्थितियों में कानून का राज सत्ता के राज में कैसे तब्दील हो चुका है, इन सब को एक क्षण के लिए आप याद कर लीजिए और फिर जरा सोचना शुरू कीजिए कि लोकतंत्र का मतलब चुनाव है, और चुनाव में वोटर चोरी या वोट चोरी का आरोप विपक्ष लगा रहा है। लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए जब वोट डाले जाएंगे, तो अगर सांसद ही घबराने लगे, अगर पॉलिटिकल पार्टीज में ही घबराहट पैदा हो जाए, तो फिर क्या होगा। यानी जिसके पास सत्ता है वो क्या वाकई धमकी देकर किसी सांसद को कहलवा सकता है, या उसके जरिए वोट अपने हक में दिलवा सकता है। क्या वाकई इस देश की राजनीतिक सत्ता इतनी ताकतवर हो चुकी है कि बड़े बड़े राजनीतिक दल, और खास तौर से राज्यों में जिनकी छत्रपों की स्थिति सत्ता संभालने वक्त एक वक्त रही, वह भी घबरा जाएंगे। तो फिर जनता का वोट डालना और जनता के वोट से चुने हुए नेताओं का डर जाना हिंदुस्तान की किस लोकतांत्रिक परिस्थितियों के बीच आपको खड़ा करता है। शायद यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि उपराष्ट्रपति पद के लिए जो वोट डाले जाते हैं, उसमें कोई विहिप नहीं होता है। यानी कोई विप डाला नहीं जाता है कि आपको इसी को वोट देना है। उस पर कोई निशान नहीं होता है। मन चाहे तरीके से आपके आत्मचिंतन में जो कहता है, जो दिल में है, उसको वोट दे दीजिए। एक कैंडिडेट एनडीए का है, दूसरा कैंडिडेट इंडिया गठबंधन का है। बहुमत के लिए 391 सांसद जिस तरफ होंगे वो जीत जाएगा। अगर सभी सांसद वोट देते हैं तो 391 तो बीजेपी के पास नहीं है। अगर सिर्फ बिहार का जिक्र करें, और वह भी सिर्फ लोकसभा का जिक्र करें, यानी राज्यसभा का जिक्र ना भी करें, तो ध्यान दीजिए, चंद्रबाबू नायडू 16 सांसद, जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार 12 सांसद, चिराग पासवान यानी एलजेपी 5 सांसद, तीनों को मिलाइएगा तो 33 हो जाएंगे। और जो आंकड़ा एनडीए के पास है, उसमें अगर इन 33 सांसदों को आप माइनस कर दीजिएगा, तो एक झटके में वह 391 तक पहुंच नहीं पाएंगे, 389 पर आकर टिक जाएंगे। यानी बहुमत के आंकड़े से नीचे आ गए। लेकिन आप कहेंगे एनडीए में सेंध लगाने की आप क्यों सोच रहे हैं। मुश्किल ये नहीं है, मुश्किल आज उसके आगे की है। शायद इसीलिए आप सध के बैठ जाइए। हम उस पूरी प्रक्रिया को आपके सामने रखने वाले हैं कि दरअसल कल का उपराष्ट्रपति चुनाव रिजल्ट क्यों सामने आ चुका है, और वो रिजल्ट ऐसा क्यों होगा जिसके बाद हो सकता है आप कहें अच्छा ऐसा हो गया। तो चलिए आपको लिए चलते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव, और उसमें भी उड़ीसा आपको लिए चलते हैं। उड़ीसा में 2 दशकों तक नवीन पटनायक मुख्यमंत्री रहे, बीजेडी, बीजू जनता दल। लेकिन एक झटके में 2024 में कुछ ऐसा हुआ कि वो हार गई, और लोकसभा की सीटें भी उसने सभी लगभग गंवा डाली। ऐसी परिस्थिति होती नहीं है, लेकिन हो गई।
और उड़ीसा की राजनीति में बीजेडी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, आज की तारीख में उसके सामने बीजेपी है। जब बीजेपी नहीं थी तो कांग्रेस थी, यानी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी नवीन पटनायक की मौजूदगी उड़ीसा की राजनीति में। और कोई भी कहेगा अगर आपको भविष्य की राजनीति करनी है तो आपको कम से कम अपने विरोधी के खिलाफ तो खड़ा होना ही पड़ेगा। तो हर कोई ये कुछ भी मान सकता है कि दरअसल इस उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में बीजेडी को तो वोट देना ही चाहिए इंडिया गठबंधन के पक्ष में। वो एनडीए के साथ क्यों जाएगी, उसकी विरोधी पार्टी तो बीजेपी है। तो 2024 आपको लिए चल रहा है। 2024 में उड़ीसा के भीतर लोकसभा चुनाव में जो वोट का परसेंटेज था उसमें लगभग 12.48% का इजाफा हो गया, बढ़ गया। टोटल वोट जो थे वो तकरीबन 2,86,000 वोट थे और वोट जो बढ़े थे उसकी संख्या लगभग 42 लाख थी। 42 लाख 1,000 वोट बढ़ गए थे या 10,000 वोट बढ़ गए थे। लेकिन 42 लाख वोट बढ़ गए और कुल लोकसभा की सीट है 21। तो एक एवरेज माना गया कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 लाख वोट बढ़ गए हैं। अगला सवाल यह भी आया, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 लाख वोट बढ़ गए तो 2 लाख के मार्जिन के कम से जो बीजेपी जीती होगी, कहीं उसने मैनेज तो नहीं कर लिया। हमारी टीम ने जब इस पे काम करना शुरू कहा कि 18 सीटें ऐसी हैं जिसमें 2 लाख वोट जो प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़े हैं वह उससे कम मार्जिन में बीजेपी जीत गई। मसलन जाजपुर 1,587 वोट से बीजेपी जीत जाती है। कंधमाल 21,371 वोट से बीजेपी जीत जाती है। भुवनेश्वर 35,152 वोट से बीजेपी जीत जाती है। जगजीत सिंहपुरा 40,696 वोटों से बीजेपी जीत जाती है। कटक 57,000 वोट से बीजेपी जीत जाती है। केंद्रपाड़ा 66,536 वोट से बीजेपी जीत जाती है। धड़केनाल 76,567 वोट से बीजेपी जीत जाती है। नवरंगपुर 87,536 वोट से बीजेपी जीत जाती है। भद्रक 91,544 वोट से बीजेपी जीत जाती है। क्योंझर 97,042 वोट से बीजेपी जीत जाती है। आशका 99,974 वोट से बीजेपी जीत जाती है। और इसी तरीके से पुरी, संबलपुर, बोलांगीर, कालाहांडी, सुंदरगढ़, बालासोर, बेरामपुर 2 लाख के कम मार्जिन से बीजेपी हर जगह जीतती है। अब आपके जहन में एक सवाल और होगा, भाई उड़ीसा है, वोटर कम होते हैं तो 2 लाख का मार्जिन कहां होता है। तो 2014 में जो 2 लाख के मार्जिन से ज्यादा कैंडिडेट्स जो जीते थे, यहां पॉलिटिकल पार्टी का हम जिक्र नहीं करते हैं क्योंकि बीजेडी की ही चलती रही हमेशा से। जाजपुर 3,20,000 के मार्जिन से जीते। कटक में 3,06,000 के मार्जिन से जीते। केंद्रपाड़ा 2,09,000 के मार्जिन से जीता गया। जगजीत सिंहपुरा 2,76,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल हुई। पुरी में 2,63,000 से ज्यादा का मार्जिन। उसका में 3,11,000 से ज्यादा का मार्जिन। यानी पहली बार जो वोट बढ़ा 42 लाख और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 21 कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो 2-2 लाख डिवाइड कर दिया गया तो 2 लाख से कम वोट के मार्जिन पर 18 सीटों पर बीजेपी जीत गई। जाहिर है यह सवाल बीजेडी ने उठाया, चुनाव आयोग के दफ्तर में पहुंची और वहां पहुंचकर उसने बताया, बताइए। चुनाव आयोग ने इस पर चुप्पी थाम ली, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अगला सवाल यह भी है, बीजेडी को तो लड़ाई लड़नी चाहिए थी। अगला सवाल यह भी है कि जब उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट कल पड़ेंगे तो बीजेडी को तो आगे आना चाहिए और खुलकर कहना चाहिए। लेकिन एक झटके में कल रात जो बीजेडी बीजेपी से उड़ीसा में लड़ रही है वो कह रही है अब हम वोट डालने नहीं आएंगे, हम सिर्फ डेवलपमेंट की सोचते हैं, उड़ीसा का डेवलपमेंट होना चाहिए और ऐसे में हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि हम उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट डालने आए भी। सुन लीजिए, सुस्मित पात्रा उनके सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं। Janata Dal has decided to abstain from the vice presidential elections tomorrow. The Biju Janata Dal remains equidistant from both NDA and India alliances. We are focused on the development and welfare of Odisha and 4.5 crore people of Odisha. तो सवाल इस देश में चुनाव को लेकर वोट चोरी भर का नहीं है,
सवाल है इस देश में कौन सा क्षत्रप किस राजनीति को साधेगा और उस राजनीति से मौजूदा सत्ताधारी पार्टी को क्या लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसी हिसाब से उसको चलना होगा। क्योंकि यहां एक चीज आप जान लीजिए, इस देश के भीतर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिशियन ईमानदारी के तौर पर टिकेगा नहीं। भ्रष्ट सभी हैं, करप्ट सभी हैं, और जब सभी करप्ट हैं तो सभी की फाइल सत्ता के पास तो होगी ही, और हर करप्ट पॉलिटिशियन के तार इस देश के करप्ट बिजनेसमैन या गलत तौर तरीके से पैसों को लेकर तो होंगे ही। राजनीति में धंधा का जुड़ जाना और धंधा के आश्रय पैसे का जुड़ जाना, उस पैसे के आश्रय राजनीति करना, यह एक साइकिल है। तो किस राजनीति को आगे बढ़कर इस देश को ठीक करना है और किस राजनीति के जहन में इस देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जब आप राजनीतिक दलों के भीतर झांकेंगे या नेताओं के भीतर झांकेंगे तो आपको सिवाय खोखलेपन के कुछ लगेगा नहीं, और वो खोखलापन भी बहुत दागदार होगा। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। ईमानदारी का शब्द सिर्फ जुबान भर के लिए है, उसके पीछे पूरी की पूरी पॉलिटिक्स और पूरे तौर तरीके जिस अंदाज में चलते हैं, वो अंदाज इतने विभत्स होते हैं कि शायद उसको बता पाना एक क्षण के लिए मुश्किल होगा। लेकिन दोबारा लौटिए उस परिस्थिति में जब इस देश के भीतर चुनाव में वोट चोरी का सवाल, और जहां पर जनता की भागीदारी ना हो वहां पर सांसद और पॉलिटिकल पार्टी भी डरी हुई हो। आपने बीजेडी देखा, हम आपको एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की दिशा में ले चलते हैं। बीआरएस तेलंगाना की पार्टी है। चुनाव के वक्त कुलांचे मार रहे थे कि हम एक नेशनल पार्टी हो सकते हैं, तो राष्ट्रीय तौर पर एक सम्मेलन किया गया। उसमें इंडिया गठबंधन के 3-4 नेताओं को बुलाया गया। केरल से विजयन चल के गए, दिल्ली से केजरीवाल चल के गए, पंजाब के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के वह भी गए, अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश से चल के गए, और एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर बीआरएस ने खुद को रखने की कोशिश की और बहुत पैसा खर्च किया। इतना पैसा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उतना पैसा खर्च किया नहीं होगा जो उसने किया। अब सवाल है कि आपकी मंशा 2024 एक बरस पहले तक राष्ट्रीय पार्टी होने की थी, और एक झटके में जब इस देश के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव आया तो आप कहते हैं कि दरअसल तेलंगाना के किसानों के सामने सबसे बड़ा संकट खाद का है। जी, वो पार्टी कह रही है कि खाद का संकट, और हमने गुहार लगाई कि भाई खाद तो इनको दे दीजिए, और उसका हमारी बात को किसी ने सुना नहीं। तो हमें जब कोई नहीं सुनता है तो हम वोट डालने क्यों जाएं? हम वोट ही नहीं डालेंगे। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में उनके नेता हैं सुरेश रेड्डी, सांसद हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के किसानों का सवाल है, इसीलिए हम उपराष्ट्रपति पद के लिए जो वोटिंग होगी उसमें वोट नहीं डालेंगे। सुनिए। The BRS waited till today, and after weighing all the options, we have taken a conscious decision to abstain from the election. The reasons are very compelling. Our party leadership has been insisting that Telangana farmers today are in a state of crisis for shortage of fertilizer, in particular urea. We requested Government of India repeatedly, we requested the state government, but in spite of all these such severe and our regular requests, both the governments have failed to address the farmers' issue. So, since there is no nota available on the ballot paper, so abstaining from this election should be treated as none of the above. सवाल है किसने डरा दिया? सवाल है ये डर क्यों गए? और तेलंगाना के किसानों का सवाल उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को वोट देने या ना देने से जाकर कैसे टिक गया? जबकि इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो इन्हीं के क्षेत्र से आते हैं जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, बी सुदर्शन रेड्डी। तो अपने राज्य से आने वाले शख्स को वोट कोई नहीं देगा तो किसे वोट देगा? तो आने वाले वक्त में कौन सी राजनीति साधी जाएगी? हालांकि यह सवाल दूसरी तरफ स्टालिन के साथ भी है
क्योंकि एनडीए ने जिस उम्मीदवार को खड़ा किया है वो कोयंबटूर से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, और कहा जा रहा है कि तमिल अस्मिता के नाम पर स्टालिन को इंडिया गठबंधन का साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा मैं विचारधारा के साथ हूं और मैं एनडीए की विचारधारा के साथ नहीं जुड़ सकता हूं, इसीलिए मैं वोट तो उनके उम्मीदवार को दे ही नहीं सकता हूं जो कि सीपी राधाकृष्णन है। तो उनको वोट नहीं देंगे, उन्होंने साफ कर दिया। लेकिन अब बीआरएस को किस बात का डर, जो इस दिशा में आकर खड़े हो गए? शायद यह एक ऐसी परिस्थिति के भीतर भारत की राजनीति और भारत का लोकतंत्र और चुनाव के तौर तरीके आकर फंस गए हैं, जहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस डर से वोटिंग पैटर्न में आ ही नहीं रही। और वो कह रहे थे कि दरअसल नोटा होता तो हम नोटा देते, हम किसी उम्मीदवार को नहीं चाहते, जो नहीं होता है तो हम वोटिंग देंगे ही नहीं। यानी इस देश के भीतर जो बिहार का सवाल एसआईआर के जरिए उपजा है, या फिर जो बेंगलोर सेंट्रल की एक विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी को राहुल गांधी ने उठाया, वो तो इस देश के भीतर के लोगों के मौलिक अधिकार का सवाल है, उनकी नागरिकता का सवाल है। लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए, इस देश के कितने सांसद होंगे और कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी जो खुलकर राजनीति इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि उनकी फाइल दिल्ली में मौजूद है। तो दिल्ली अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए किसी भी दिशा में जा सकती है, और वो लोग जो डरे हुए हैं, एक वक्त के करप्ट हैं, वो कौन सी लड़ाई जनता के लिए लड़ेंगे? या जिस जनता की लड़ाई और मौलिक अधिकार का सवाल वो उठा रहे हैं, जब वो अपने ही तौर पर इस देश के उस उपराष्ट्रपति को नहीं चुन रहे हैं जिस एक उपराष्ट्रपति को उन्होंने चुना और उसको एक झटके में तबीयत खराब करके इस्तीफा तक ले लिया गया, यानी जगदीप धनखड़। ये कल्पना के परे है भारत की राजनीति, जिसमें जिस तर्ज पर जगदीप धनखड़ का इस्तीफा और उसके बाद उनकी खामोशी, आज तक वो सामने नहीं आए। उन्होंने किसी के सामने कोई वक्तव्य नहीं दिया। हुआ क्या वाकई वो सरकार को गिराना चाहते थे, या उनके माध्यम से सरकार डगमगाने लगी थी? कौन सी परिस्थिति थी ऐसी? और इस देश के भीतर अगर इस देश की हायरार्की के लिहाज से राष्ट्रपति के बाद तो उपराष्ट्रपति आते हैं, अगर वो नहीं बोल पाते हैं तब दूसरी लेवल में आता है कि इस देश की पार्लियामेंट और पार्लियामेंट में बैठे हुए सांसद और सांसद से हटकर राज्यों में चलाने वाली पॉलिटिक्स के छत्रप नेता और छत्रप पार्टियां, जब कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा तो अभी आपको चाहिए कि कल कौन चुनाव जीत रहा है, कितनों की फाइल तैयार होगी। लेकिन बावजूद इसके इसकी तारीफ तो करनी होगी, इस देश में लोकतंत्र के नाम पर संसद के भीतर और जो ड्रामा होता है, जो थिएटर रचा जाता है, वो थिएटर अद्भुत होता है। उस थिएटर का काम ही है कि हम किसी भी हालत में लोकतंत्र के मंदिर के तौर पर हमारी पहचान बनी रहे। और इसीलिए कल वोटिंग होनी है तो आज वहां पर मॉक ड्रिल एक कराई गई कि देखिए आप लोग डगमगाइएगा मत, कोई दूसरी पर्ची में वोट मत डाल दीजिएगा, साइन यहां पर करना होगा, ऐसे मोड़ कर एक मॉक ड्रिल हुई। उस मॉक ड्रिल से निकलने के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता सामने आए, अनिल देसाई, उन्होंने कहा कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ कर्पूरी ठाकुर के बेटे रमनाथ ठाकुर जो जनता दल यूनाइटेड के हैं, उन्होंने कहा सवाल ही नहीं है, कुछ भी क्या हो सकता है, जीत तो तय है हमारी, हमारे पास इतने सांसद हैं। यानी सब कुछ सिर्फ लोकतंत्र जिंदा रहे इसको दिखाने बताने का जो पूरा थिएटर पार्लियामेंट के भीतर चलता है, और उसके पीछे पर्दे के पीछे जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है और उस स्क्रिप्ट के हिसाब से चाहे वो बीजेडी हो चाहे वो बीआरएस हो, सबको जो बोलना और जो कहना होता है, तो आप कह सकते हैं कि कठपुतलियों की तरह उंगली पर नचाती हुई मौजूदा राजनीति में सत्ता जिसे चाहती है उसे नचाती है, और उसके बाद एक वोटिंग पैटर्न लाकर सामने बतलाती है, देखिए लोकतंत्र जीत गया। आज कुछ ऐसा ही जो ड्रामा या थिएटर हो रहा था पार्लियामेंट में, देखिए उसको।
कल के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो भी महत्व के मुद्दे हैं उनके ऊपर गौर किया गया। जिस तरह से अंतर ज़्यादा नहीं है सत्ताधारी और विरोधी प्रतिपक्ष में, तो ये आइदर वे हो सकता है। आपको ऐसे लगता है? होगा। अच्छा, और जग जाहिर है कि एनडीए के कैंडिडेट उपराष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत सुनिश्चित है और एनडीए एकजुटता के साथ कल उनके पक्ष में वोट करेगी। तो पार्लियामेंट के इस थिएटर के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि देखिए, उपराष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार दक्षिण से आते हैं, एक आंध्र प्रदेश से, एक तमिलनाडु से, और देश की पूरी राजनीति उत्तर भारत से चलती है, जिसमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बंगाल है, यानी इस दिशा चलती है जहां के उम्मीदवार नहीं है। तो बहुत ज्यादा प्रभाव उपराष्ट्रपति पद के कौन आएगा इसका नहीं पड़ेगा। दूसरी परिस्थिति, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शुरू से जुड़े रहे हैं, जो कोयम्बटूर से आते हैं, सीपी राधाकृष्णन। तो आरएसएस से जुड़े हुए स्वयंसेवक सांसद भी समझ जाएं कि देखिए आप ही का उम्मीदवार है। और तीसरी परिस्थिति है, पिछले दिनों एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया जो दिल्ली में है उसमें एक चुनाव हुआ था। जनरल सेक्रेटरी के पद पर संजीव बालियान थे और सामने राजीव प्रताप रूड़ी थे, दोनों ही बीजेपी के। और कहा गया कि संजीव बालियान के पीछे अमित शाह हैं और जेपी नड्डा हैं। और कहा गया कि राजीव प्रताप रूड़ी को कांग्रेस का पूरा समर्थन मिल गया, बाकायदा सोनिया गांधी आ गई, राहुल गांधी ने हेलो हाय कर दिया। और उनकी अपने पैनल में जो लोग थे वह लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के थे, उसमें टीएमसी के भी थे, उसमें एक समाजवादी पार्टी के भी थे, उसमें कांग्रेस के भी कैंडिडेट थे। ये जो पैनल बनाया गया था और उसमें राजीव प्रताप रूड़ी जीत गए। यानी संजीव बालियान के पीछे जो अमित शाह और जेपी नड्डा थे, और इसको बढ़ चढ़ के निशिकांत दुबे ने खुलकर बताया, और बाद में राजीव प्रताप रूड़ी ने भी खुलकर कहा कि देखिए वो शख्स पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। यानी बीजेपी के भीतर एक टकराव है और एनडीए गठबंधन ये मानकर चल रहा है कि बीजेपी के भीतर का टकराव क्रॉस वोटिंग करा देगा, और क्रॉस वोटिंग अगर हो जाएगी तो इसके बाद यह माना जाएगा कि मोदी शाह की जो मजबूती है वो क्रॉस वोटिंग की वजह से डामाडोल हो गई। लेकिन इसका अगला सवाल भी है, अगर क्रॉस वोटिंग दूसरी तरफ हो गई, बीजेडी ने कह दिया वोट नहीं डालेंगे, बीआरएस ने कह दिया वोट नहीं डालेंगे, कितने सांसद क्या करेंगे उसके बाद? और अगर वो कमजोर हो गई तो फिर सवाल उठेगा, अच्छा राहुल गांधी ये तो अगुवाई कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की, देखिए इनकी क्या हैसियत, ये तो बिहार जाकर वोट चोरी की परिस्थिति से लड़ाई लड़ रहे थे, और जब वो उपराष्ट्रपति पद में अपने ही सांसदों को कलेक्ट नहीं रख पाए तो फिर वो कौन सी लड़ाई लड़ेंगे? ये 3 एस्पेक्ट चीजें बहुत साफ है। लेकिन जो आखिरी महत्वपूर्ण परिस्थिति है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर है, इस देश में वोटरों की लड़ाई लड़ने वाले पार्लियामेंट्रीज और पॉलिटिकल पार्टीज और नेता खुद बिना रीढ़ के और इतने कमजोर हैं, इतने भ्रष्ट हैं, इतने नाकाबिल हैं कि वो अपनी लड़ाई लड़ते वक्त समझौता कर लेते हैं और जनता की लड़ाई में ईमानदारी और संघर्ष का नारा बुलंद करने से चूकते नहीं हैं। दोनों के रिजल्ट कल आ जाएंगे, तब पता चलेगा कि रीढ़ किसकी बची है या नहीं बची है, कौन कहां ईमानदार है या नहीं है। और इस देश की राजनीति में संघर्ष और दूसरी तरफ अपनी ताकत का एहसास कराकर किसी को भी मैनेज करने की ताकत किसके पास है, सब कुछ कल सामने होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।